नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सीएए के लागू होने की। आज बात करेंगे ममता बनर्जी और कुछ दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों या वहाँ के मंत्रियों की बयानबाजी और इस पर भी कि साहब हम सीएए लागू नहीं होने देंगे या एनआरसी लागू नहीं होने देंगे या ये कानून लागू नहीं होने देंगे या वो कानून लागू नहीं होने देंगे। और आज एक ममता बनर्जी का बयान भी आया है, वो भी सुनेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। और ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है, ये पेशबंदी क्यों की जा रही है, इसके अलावा ये जो तनाव का माहौल एक क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, इसके पीछे की मानसिकता क्या है? क्या ये कि लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके से लोगों को डराओ और डरा करके उनके वोट हासिल करो, या कुछ और है? वैसे असम के मुख्यमंत्री ने, असम की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, एक चेतावनी पत्र जारी कर दिया है कि किसी ने भी अगर हिमाकत की, सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की, तो उसी से सारी वसूली होगी और उसके खिलाफ बहुत कड़ी और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ बैठे ही हैं। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जो इस समय मेरे साथ रहते हैं, धीरेन्द्र पुंडीर जी और अनुपम मिश्रा जी। दोनों को ही जोड़ करके चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहले क्यों ना ममता बनर्जी का एक बयान सुन लिया जाए और उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए। हमें मैसेज देने के लिए आया है कि हम लोग सब एक रहे, हम लोग सब अच्छा से रहे, हम लोग सब साथ में रहे, हम कोई गड़बड़ ना करे, हम कोई दंगा फसाद ना करे, हम सबको साथ मिलके चलता है। एक बात हम जरूर कहेंगे, हम क्या को पसंद नहीं करते इसी के लिए उसमें जो 5 कम्युनिटी को रख दिया, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू और है 4-5 है, सिख, जैन है, पारसी भी है, मुस्लिम को निकाल दिया, जैसे हिंदुस्तान में वो लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्रिश्चियन को आप देखिए मणिपुर में कितना चर्च आग जला दिया, उसको भी निकाल देने के लिए एक फैसला है। अगर आपको करना चाहिए था कामयाबी कोई कानून, तो आप 2019 में 20 में पास हुआ था, हम लोगों ने अपोज किया था। तो चुनाव का 2 दिन पहले करने का मतलब क्या होता है? मैंने रूल्स देखा, लेकिन रूल्स देख के मैंने कन्विंस नहीं हुआ कि अगर क्या आपको लेना है। कोई आदमी का समझ में नहीं आता है, जो बोलता है वही सुनता है, लेकिन आप सोच लो करने का पहले क्या रूल्स में दिया। आप जब अपील करेंगे तो आपका पुराना दिया सब। अनुपम जी, क्या मुसलमानों का भारत में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्या इन्होंने वाकई कानून पढ़ा है? क्या वाकई इस कानून के बारे में ये जानती हैं कि ये क्या है, या जानबूझ करके लोगों को गुमराह कर रही हैं? पुकार जी, मुसलमानों का भारत में और भारत की आज़ादी में और भारत के डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए फिर कभी डिबेट रख लीजिएगा, उस पर बात करेंगे। अभी तो सवाल ये कि इस कानून का कंट्रीब्यूशन से कुछ लेना ही देना नहीं। ये कानून इनके लिए नहीं बना कि जिनका कंट्रीब्यूशन है,
ये कानून उनके लिए बना जो प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, जो लूट मार, जान के खतरे, बलात्कार, औरतें अपहरण, इन सब कांडों के शिकार है। तो इसका उन दोनों से मतलब कोई मैच ही नहीं है। और कभी कभी आश्चर्य जरूर होता है जब ममता को बोलते भी, मैं सुन रहा था कि जिस तरह वो बोल रही थी, मतलब उनको सारे धर्मों के नाम भी नहीं याद थे, 2-3 धर्मों के नाम लेके उन्होंने कहा कि 4-5 और हैं। तो कैसे किस तरह ये लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं और किस तरह ये इतने बड़े नेता बने हुए हैं, ये जहाँ पे हैं जिस तरह हैं, क्यों हैं, मतलब थोड़ा सा हल्की बात हो जाएगी लेकिन कुछ कुछ मुकद्दर पे यकीन होने लगता है। तो आप बताइए, आप इतनी बड़ी इतनी इंपॉर्टेंट सभा में आई हैं, CAA पे आप अपना रिस्पॉन्स दे रही हैं, कितना सोच विचार के आप आई होंगी, और आपको वो 4-5-6 धर्म भी नहीं याद है जो CAA में लागू हैं, और उसको आप कंट्रीब्यूशन से आप कंपेयर कर रही हैं, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन किसका क्या है, इसको वो कैसे इस धर्म, इस पर्टिकुलर लॉ से आप जोड़ रही हैं। बहुत कमर्शियल में CAA की बात है, तो दो बातें कह दूं। पहली बात तो ये कि CAA के तहत आज अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से आता है तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। पिछले 10 साल में जो कोई आया होगा 2014 के बाद, उसको भी नहीं मिलेगी, क्योंकि CAA में कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014 के अंदर जो भी शख्स आ गया उनके लिए है ये कानून। हजारों लोग 20-20, 25-25, 30-30 साल से बैठे रहते हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं मिलती है। इतना ज्यादा एक टफ वो बना रखा है उनका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, तो उनके लिए है ये कानून। सिटीजनशिप भारत सरकार देती है, कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। ममता बनर्जी कहती हैं और स्टालिन कहते हैं, वो कहते हैं हम तमिलनाडु में लागू नहीं होने देंगे, ये कहती हैं कि वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। कौन है भाई तू, कौन मैं खाम खा, मतलब आप कैसे कर देंगे? आप ये सिटीजनशिप, ये नागरिकता भारत सरकार को देनी है। फर्ज कीजिए कि कोई शख्स 2014 के पहले आके पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से वेस्ट बंगाल में रह रहा हो और या फिर तमिलनाडु में रह रहा हो, तो पोर्टल पे जाएगा, अप्लाई कर देगा। आज एक पोर्टल लॉन्च किया भारत सरकार ने CAA के लिए, वो जाके अप्लाई कर देगा। उसको सिर्फ ये बात साबित करनी कि साहब हम 2014 के पहले आ गए थे, और तत्काल उसको नागरिकता मिल जाएगी। उसमें ममता बनर्जी क्या करेंगी, उसमें स्टालिन क्या करेंगे, उसमें वेस्ट बंगाल का क्या रोल है, उसमें तमिलनाडु का क्या रोल है? मतलब बड़ी अजीब सी बात है। मतलब आप 2 दिन पहले आधार कार्ड जारी कर रही थी, आज नागरिकता जारी कर रही, या आप कह रहे हैं हम नागरिकता नहीं देंगे। और उस दिन मैं कह रहा था, क्या गलत कह रहा था, कि बस नोट छापना रह गया आपको, कहते नोट भी हम छापेंगे। तो अच्छा, एक बात और है, क्या ममता बनर्जी को ये बात नहीं मालूम, क्या आपके स्टालिन को ये बात नहीं मालूम कि CAA में उनका कोई योगदान ही नहीं है, उनका कोई रोल ही नहीं है, उनका नहीं किसी राज्य का रोल नहीं है, किसी राज्य सरकार, किसी मुख्यमंत्री का रोल नहीं है, फिर भी कह रहे हैं। ये मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर भारत के मुस्लिम समुदाय को भड़का देना कितना आसान है। ऐसी बात आप कह रहे हैं जिसका ना सर है ना पैर है। 5 साल पहले आपने कह दिया कि साहब ये तुम्हारी नागरिकता छीनने के लिए कानून लाया था, मुसलमान भड़क गए। बहुत ये जावेद अख्तर बहुत पढ़े लिखे बनते हैं, उनके साहबजादे बहुत पढ़े लिखे बनते हैं, फरहान अख्तर, वो टीवी पे आके कह रहे थे कि साहब इस कानून के तहत मुसलमान ही नहीं, OBC, दलित, आदिवासी, सबकी जनसंख्या छीन ली जाएगी, इस देश में से सवर्ण रहेगा। जेल भेज देना चाहिए, जेल भेज देना चाहिए फरहान अख्तर और स्वरा भास्कर जैसे लोगों को, जो कि बिना कुछ जाने, और कभी कभी मुझे लगता है जाने में, कभी कभी मुझे लगता है एकदम जान के लोगों को गुमराह कर रहे थे, प्रदर्शन करा रहे थे, और सबसे बड़ी बात दंगे भड़का रहे थे। तुम तो मियां आए और उठपटांग बक के चले गए, वापस फिल्में बनाने लगे। यहाँ दंगों में कितनी जानें चली गई, हिंदुओं की चली गई, मुसलमानों की चली गई। ये अपने आप, मतलब ये अपना चेहरा कैसे देखते होंगे शीशे में, ये सोचने के लिए कि हमने 2 मिनट टीवी पे बोलकर कितने लोगों की जानें ले ली। इन्हें नींद कैसे आती होगी, मुझे समझ में नहीं आता। और उसी तरह की बात है ममता बनर्जी और MK स्टालिन कर रहे हैं, ये जानते हुए भली भांति कि उनका कोई रोल नहीं है। अगर ये इस तरह के बयान दे रहे हैं तो मैं यही कह सकता हूं कि हम उस दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति के दौर में हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके, RSS का नाम लेके
आए बाएं शाएं कुछ भी कह दो और मुसलमान मान लेता है। ओंकार जी। बात आपने बिल्कुल सही कही है साहब। धीरेन जी, मेरे पास एक और बाइट है, ये है प्रशांत किशोर की। और प्रशांत किशोर ने इंडियन एक्सप्रेस का एक प्रोग्राम था, वहां कुछ कहा है, जरा सुन लेते हैं। Unlike what most people are predicting, I'm predicting BJP doing TMC in all likelihood. Be ready for a surprise result coming from Bengal in favor of BJP. I'm saying that BJP is making a, BJP will emerge probably as the single largest party in Lok Sabha. Sometimes we are like this. People will say, "Oh, you are an agent of BJP, and that's why you are saying." And if I'm not saying this, then I would not be honest as a professional. But because I'm not a party spokesperson who has to say just what party wants, but that's the fact. Even if it comes at the cost of next 1 month and a half, YSRCP people are going to tell me that he has sold himself to TDP. I'm sure in Bengal tomorrow, once the news is published, every TMC will say now he has become the true BJP agent and all. But you see the result. I see BJP making a huge comeback in Bengal, which is disappointing from if you're a TMC supporter, because in 2021 BJP was butchered electorally in Bengal. Just that they have not been able to maintain the tempo. They have allowed BJP to make a comeback, and I see very tough times for TMC in Bengal. धीरेन जी, ये वो प्रशांत किशोर हैं जो टीएमसी के वास्तुविद थे जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए, और तब ये कहा जा रहा था कि टीएमसी संकट में है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह का वातावरण दिखाई दे रहा था, तब हम आप बहुत सारे विश्लेषक ये मान करके ही चल रहे थे माहौल को देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार भी बना सकती है, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। तो इसका बड़ा श्रेय प्रशांत किशोर को दिया गया था कि उन्होंने फुल प्रूफ एक रणनीति बनाई, और जिसके चलते टीएमसी यानी ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई। आज वो कह रहे हैं कि टीएमसी गहरे संकट में है और भारतीय जनता पार्टी की वहां बड़ी वापसी हो सकती है और टीएमसी लूजर साबित हो सकती है। आपका कमेंट? देखिए, मैं प्रशांत किशोर को बहुत भाव देता नहीं हूँ, मैं उस समय भी नहीं मानता था। मेरा मानना है कि वो जनता, उसकी रणनीति की कोई जीत हार नहीं थी, क्योंकि वो रणनीति अगर बनाते तो यूपी में वो जब 2 लड़कों को जिता रहे थे तो जिता देते। रणनीति से नहीं, लोग अपने नेताओं के दम पर जीतते हैं, और नेताओं की जो लोकप्रियता है वो जीती जाती है। रणनीति तो नेता अपने उससे बना ही लेते हैं। जब जनता हवा में आती है, तो जब आप जीतते हैं तो कोई आपसे पूछता नहीं है कि आपकी रणनीति क्या थी, और जब आप हारते हैं तो आप बताने के लिए होते नहीं। तो मैं उस बात को तो नहीं कहूंगा कि उसका कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था उसमें, बस वो था कि उसको मीडिया को बहुत अच्छे से समझाना आता है कि वो बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं। कई बार देख चुके हम लोगों ने, यहाँ भी देखा है, बिहार में भी देखा है। अब वो खुद चुनाव लड़ लेंगे, उन्होंने पार्टी बना ली, उन्होंने हजारों किलोमीटर की यात्रा कर ली, उनको कितनी सीट मिल जाएगी कोई, वो भी दिख जाएगा। और बाकी उनको कितना राजनीतिक तौर पर बहुत गंभीर लिया जाता, मैं उसको नहीं जानता हूँ। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि बंगाल में स्थिति दिख रही है कि ममता कमजोर हो रही है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। आज जिस तरह से आपने ममता बनर्जी की बाइट दिखाई थी, ममता बनर्जी एक खौफ क्रिएट कर रही है उन तमाम लोगों में जो मतुआ लोग हैं, क्योंकि वो ये बताना चाहती हैं कि अगर जो आप भरते हैं, जिन लोगों ने नहीं भरा, तो अब तक जो अगर कोई सुविधाएं या कुछ हुआ होगा वो सब आपको ले लिया जाएगा, और आपको एनआरसी में आपको अगर नहीं मिली, सपोज कीजिए आपने अप्लाई किया है उसको अपनी सिटीजनशिप के लिए और वो नहीं मिला, तो आपको एनआरसी कैंपों में भेजा जाएगा। तो एक डर है, एक क्रिएशन वो क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को ये नहीं मालूम होगा कि कौन कितना। अचानक उनका संपर्क कटा है जी, दोबारा से जुड़ रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी जी, अपनी बात पूरी करिए।
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो जरा सा भी उनको प्रशासनिक चीजों को समझता है तो वो जानता है कि इन सबके ब्रीफ्स भेज दिए जाते हैं, बाकायदा लीगल डिपार्टमेंट से लेकर तमाम लोग उनको भेजते हैं और वो लोग देते हैं, तो उनको एक एक चीज मालूम है। वो ये भी जानती हैं कि वो जो बोल रही है उसका अर्थ क्या है। दरअसल वो सब लोग, एक तो ISF जो वहां क्रिएट हो रहा है, दूसरा आपको याद होगा जिस तरह से पंचायत चुनाव में मुस्लिम वोटरों के अंदर बिखरा हुआ था, यहाँ तक कि सागर दिघी में कांग्रेस का वो जीत गया, कांग्रेस का कैंडिडेट जीता और TMC को हरा के जीता, जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। तो ये जो अंदर उनकी लड़ाई है, उनकी लड़ाई बार बार, और चूंकि हम लोग बात भी कर रहे थे कि किस तरह से जो अधीर रंजन चौधरी है उसको कोशिश करने के बावजूद हराने में नाकामयाब रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने यूसुफ पठान को खड़ा किया है। तो बीजेपी से भी ज्यादा उनको ये डर अपने वोटों के बिखराव का है। मुस्लिम वोटों में वो एकमात्र होना चाहती हैं, और बाकी तमाम जगह में जैसे मतवा हुए जो उनके आधार हुआ करता है, ऐसा नहीं है कि उनको काफी वोट मिलते हैं, वो उनके अंदर एक डर क्रिएट करना चाहती हैं क्योंकि आपको राज्य सरकार ही फिर देगी, तो इसीलिए वो आपको ये बता रही है कि आप चुनाव के वक्त ध्यान रखिएगा। तो एक क्रिएट किया जा रहा है, ये डर क्रिएट किया जा रहा है। उनको अच्छे से मालूम है कि इसका NRC से कोई लेना देना नहीं है। उनको ये भी मालूम है कि इससे किसी की नागरिकता जा नहीं रही है, कुछ लोगों को मिल रही है। और जिस तरह से उन्होंने कहा मुस्लिम कंट्रीब्यूशन या वो है, ये नागरिकताएं इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि 1950 का नेहरू लियाकत पैक्ट पूरी तरह से फेल साबित हुआ था। आपके देश के नेताओं के, चाहे उनमें महात्मा गांधी हो, चाहे उसमें जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे कोई भी लीडर उस समय था, चाहे वो सरदार पटेल ही क्यों ना हो, उन तमाम लोगों के दिए गए वादों के बाद उस पर छले गए करोड़ों हिंदुओं के नरसंहार। जो अल्पसंख्यक वहां थे, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध, जैन, पारसी, ये तमाम लोगों के जो नरसंहार हैं, जो उनके बच्चों के साथ जो वहां रह रहे हैं, उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार है, वो दो चीजें साबित करता है कि तो आपकी आजादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों को वक्त का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा था। वो इतने ज्यादा नहीं थे कि कम से कम जिन्होंने बाद में सत्ता की बागडोर संभाली, कि उनको कम से कम अंबेडकर जितनी क्लैरिटी होती, इससे ज्यादा तो बाबा भीमराव साहेब अंबेडकर की क्लैरिटी थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात भी इसी से निकल के आती है कि उन्होंने ये कहा था कि आप जो है ये समझौता हिंदुओं के लिए, खासतौर से उन्होंने बंगाल के उसका जिक्र करते हुए कहा कि आप जो है एक तरह से फंदा कस रहे हो, आपने उनको आने से रोका। और चूंकि लीडरशिप इस तरह की थी आपकी, जो जिसको एक इंटरनेशनल छवि की बड़ी परवाह थी नेहरू एंड कंपनी को, कि हमको विदेश में क्या कहा जाएगा, ये हजारों लाखों करोड़ों आहें जो है जो आपका पीछा करती हैं, जिनकी आप रोज वीडियो पे देखते हो, यानी इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं, आपके यहाँ से तो कहता भी नहीं, आपके यहाँ से कोई लीडर नहीं कहता। आपको याद नहीं होगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इस पर कोई आपका नेता बात करता होगा हिंदुओं के साथ। इस सरकार में एक दो ने गाहे बगाए कभी की है, वो भी फ्रिंज उनको मान लिया जाता है, चाहे गिरिराज किशोर हो या वो गिरिराज किशोर कह रहा हूँ, गिरिराज सांडिल्य अपने आप को लिखने लगे उनको। ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि जो ये CAA का है, ये कानून आपके नेताओं के दिए गए वादों के से छले गए लोगों की इच्छा को कुछ हद तक पूरी करता है। और दूसरा, ममता बनर्जी या तमाम जो विपक्षी इस समय बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के उस सेंटिमेंट्स को, जो उम्मा की बात करता है, फिर गड़बड़ अगर कोई सच बोलने से बचता है तो वो ये है कि मुस्लिम वोट, चाहे वो आपके यहाँ बैठा हो, आप चाहे लाख बातें करते रहिए, लेकिन उम्मा कंसेप्ट है, आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं, आप उसको हटा नहीं सकते हैं। आप सिर्फ अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी अक्सर ये बताया करते थे कि रोशनी है इस्लाम और शांति का संगठन है। ये तमाम तीनों स्टेट्स कभी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करते थे। शाही डायनेस्टी, आनंदपाल, जयपाल आनंदपाल, ये पाल स्टेट जो शाह वंश जिसको कहा जाता था, वो 950 तक वहां शासन करता था, पेशावर या उसके अलग अलग हिस्सों में शासन किया करता था। तो ये सब डायनेस्टी पूरे हिंदुस्तान के, यानी सनातन की डायनेस्टी थी, जहां इस्लाम के जो हम लोग उसका कट्टरपंथ का या चेहरा देखते हैं, उनकी वजह से लोग दुखी हैं, जिनको आज CAA दिया गया है, जिससे
जो 14, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 31 दिसंबर 2014 तक आने वाले 1955 का अमेंडमेंट में है ये, तो उस समय का, और आप कोर्ट में लड़ रहे हैं। आप ये सोचिए, कोर्ट में आप 230 अर्जियां इस समय, याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसमें IUML की मेन को उसको बेस माना गया क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं हैं और उस पर बहस होंगी। उस पर अब लगातार अर्जेंट हियरिंग है कि आप इसको रोकिए। आप सोचिए कि मुस्लिम समुदाय को रोकने से क्या फर्क पड़ रहा है, वो रोकना क्यों चाहता है? जो लोग वहां पहुंच रहे हैं वो रोकना क्यों चाहते हैं? जिसको बैरिस्टर कहा जा रहा है, जिसको बेस्ट लॉ नॉलेज कहा जा रहा है कि वो बाहर से पढ़ के आए हैं, वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी और ये सब? ये बेसिकली एक मेंटलिटी है, वो है उसमें आपको चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर वापस सवाल तो आपका उस पर था प्रशांत किशोर पे, तो प्रशांत किशोर को मैं इनसिग्निफिकेंट मानता हूँ। बाकी तमाम चीजों पर यह है कि वहां शायद, मैं फिर कह रहा हूं कि शायद डर पर उबर कर बीजेपी के लिए सत्ता देने के लिए जो हजारों लोग वहां अपना जान दांव पे लगा रहे हैं, वो लोग शायद बीजेपी को इस बार आगे कर सकते हैं। ये बात अमूमन दिख रही है। अगर बीजेपी अपने वोटर्स को ला पाई तो वो जीतेगी, तो इसीलिए उसमें कोई बहुत चमत्कारिक भविष्यवाणी वो कर रहे हो, मैं नहीं मानता हूँ जी। आपका क्या आकलन है अनुपम जी, बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है पश्चिम बंगाल में? देखिए साहब, प्रशांत किशोर को एक राजनीतिक रणनीतिक के रूप में आप माने ना माने, एक समीक्षक के रूप में मान लें। उन्होंने जैसे हम आप बैठ के समीक्षा करते हैं, जैसे हम आप बैठ के देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या कैसे होगा, उसी तरह उनको मान लें। और वैसे प्रशांत किशोर की तमाम भविष्यवाणियों मुझे सबसे सटीक लगी वो बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी अगर 100 सीट पा जाएगी तो मैं ये काम ही छोड़ दूंगा, और वैसा हुआ। उस समय जब सब लोग सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल को स्वीप करने जा रही है, तो उन्होंने कहा था 100 सीट ही पाएगी। और भाई एक बात और भी, जब कोई आदमी कोई काम करता है तो कुछ आप देखिए, जिता हरा कोई नहीं सकता। अगर प्रशांत किशोर मोदी को जिता सकते तो प्रशांत किशोर राहुल गांधी को भी जिता चुके होते। अगर प्रशांत किशोर ने मोदी को जिताया, प्रशांत किशोर ने ममता को जिताया, तो प्रशांत किशोर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को क्यों नहीं जिता पाए? जीता हरा कोई नहीं सकता, लेकिन एक आदमी जाता है फील्ड में काम करता है तो एक आकलन लगता है। और मैं तो आकलन वैसे भी विपक्ष से लगाता हूँ। वैसे तो सभी लोग कहते हैं हम जीत जाएंगे, भाजपा भी कहती है हम जीत जाएंगे, लोग भी कहते हैं हम जीत जाएंगे, लेकिन जिसको मैं बौखलाता हुआ देखता हूँ, हड़बड़ाता हुआ देखता हूँ, परेशान देखता हूँ, अब्यूजिव देखता हूँ, गालियां देते हुए देखता हूँ, ऐसी हरकतें जैसे पिछले कुछ दिनों में ममता बनर्जी ने जो हरकतें की, मुझे याद है कि जिस समय वो 2019 में वो एक झटके में भाजपा से 18 सीटें हार गई थी, तो उसके ठीक पहले भी ममता बनर्जी का यही बुरा हाल था। वाय बै शायद कुछ भी कहने को तैयार थी। भारतीय आर्मी में बार बार बताता हूँ कि किस तरह इंडियन आर्मी वेस्ट बंगाल से होकर चीन बॉर्डर जा रही थी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि भारत की सेना ने बंगाल पे हमला कर दिया। इस तरह की बातें वही शख्स करता है जो एकदम परेशान हो चुका हो, डिस्टर्ब हो चुका हो, जिसको मालूम है कि वो हार रहा हो। ममता बनर्जी फिर उसी तरह पेश आ रही है। संदेश खाली में आप देखें और जगह आप देखें, आप कुल मिलाकर उसी तरह का उनके हालात नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, वो थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए कि टेम्परामेंटल भी है। उनको इस बात से बहुत झटका लगा कि साहब भाजपा तो भाजपा, कांग्रेस भी हमारा संदेश खाली पे विरोध कर रही है, वो भी धरने पे बैठे हैं, अधीर रंजन चौधरी भी बयान दे रहे हैं। तो इस बात को, टेम्परामेंटल लेडी है, उनको बहुत ज्यादा नाराजगी हुई। और मैं मानता हूं कि सारे लक्षण एक हारते हुए नेता के हैं। और मेरा अपना भी आकलन बहुत क्लियर है। और देखें, 2 महीने बाद रिजल्ट आने वाला है। हम जो कुछ कहेंगे तो उस पर हमारी अपनी पत्रकार के तौर पे एक विश्वसनीयता दांव पर लग जाती है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल पे जरूर कहूंगा ओंकार जी, पिछली बार 22 और 18 स्कोर था, या 24 और 18 स्कोर था, और 18 सीटें अगर मुझे ठीक याद है तो भाजपा जीती थी, बाकी ममता 22 जीती। और 18 जी, 22 और 18। 22, इस 18, बार 2। मैं 22, 18 तो इस बार मैं एक बात दावे से कह सकता हूं कि ज्यादा सीटें भाजपा के पास होंगी, कम सीटें टीएमसी यानी ममता के पास होंगी। आंकड़ा क्या होगा ये अभी से कहना संभव नहीं।
अनुपम जी ने ममता बनर्जी के आपा खोने की तरफ इशारा किया है और इधर हम देख रहे हैं धीरेन जी, मोदी जी के जितने प्रोग्राम हुए हैं, अभी पिछले दिनों जो क्रिएटर्स को पुरस्कार दिए उन्होंने भारत मंडपम में, उस समय भी वो बिल्कुल एकदम ट्रोल के मूड में थे और लगातार ऐसे कई कार्यक्रम जो इंटरैक्शन के हैं या दूसरे हैं, वहाँ वो पूरे एकदम जिसको कहते हैं तनाव रहित, मुस्कुराते हुए, कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लेकिन कॉन्फिडेंट पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं, रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे को देख लीजिए, उनके चेहरे पर तनाव है। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, वो पता नहीं क्या-क्या कहे जा रहे हैं, कह रहे हैं लोगों से। वो तो कह रहे हैं कि अपने पति को खाना ही मत दो अगर वो मोदी-मोदी करें। इसी तरीके से राहुल गांधी का हाल आप देख लीजिए, मुझे लगता है कि वो मुंबई तक ये यात्रा पूरी कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, उससे पहले ही कहीं असंतुलित ना हो जाएँ पूरी तरीके से, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं। तो ये जो विपक्षी दलों का तनाव है, विपक्षी दलों के नेताओं का तनाव है, ये वाक़ई ये शो कर रहा है कि वो पहले ही घुटने टेक चुके हैं, पहले ही हार मान चुके हैं। देखिए, एक बात तो हमको अभी स्वीकार करनी होगी कि मोदी इस पूरे चुनाव को जैसे लड़ना चाह रहे थे, उस तरह लड़ रहे हैं। यानी आप अपने हिसाब से फील्डिंग सेट भी कर रहे हैं, बैटिंग करने आए हैं और फील्डिंग आपके हिसाब से सेट हो रही है। वो जो भी जहां फाइन लेग पे खड़ा करना चाह रहे, डीप फाइन लेग पे खड़ा करना चाह रहे, कवर में खड़ा करना चाह रहे, जहां भी वो कर रहे हैं, आप उनके ऊपर से शॉट खेल रहे हैं इस समय, क्योंकि आपके सामने बॉलर्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं, टैलेंडर्स है, जैसे जो बॉलिंग करने जा रहा है, अगर वो कोई बॉल भी देता है तो जो कैच करने की जगह पोजीशन पे का है, वो हाथ छोड़ के जा रहा है कि बॉलिंग तो मुझे करनी थी, तो वो अपनी जगह छोड़ दिया है। जिसको जिसको विकेट कीपिंग करनी थी उसने कीपिंग के ग्लव्स फेंक दिए हैं, वो कह रहा कि नहीं मैं बैटिंग करूंगा। तो ये अलग अलग चीजों की तरफ से इस समय वो विपक्ष की हालत है। एक बहुत उम्दा पिच तैयार है, बहुत बेहतर तरीके से खेल सकते हैं आप। वो जो दिखाई दे रहे हैं, जो वो बात कर रहे हैं, हर एक चीज उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। एक पॉलिटिशियंस को देखना, खासतौर से एक पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे दौर को देखना, ये किसी भी पत्रकार के लिए बहुत उसके लिए सीखने की गुंजाइश होती है। जब वो मोदी जैसे पॉलिटिशियंस को देख रहा है, जब वो इन्फ्लुएंसर से मिल रहे हैं, तो अगर आप उनकी कलेक्टिव देखें तो 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का, ये मेरा वैसे रफली अंदाज है, क्योंकि वहां कई ऐसे भी थे जिनके 1 करोड़ 30-40 सब्सक्राइबर थे, एक एक शख्स ऐसा होगा, तो 10-15-20 करोड़ लोगों के इन्फ्लुएंसर्स को वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद वो जब जाते हैं तो ड्रोन दीदी से मिल रहे हैं, वो तमाम ड्रोन दीदी गांव की हैं। तो आप देखेंगे हर एक चीज वो स्ट्रेटजी वाइज कर रहे हैं। वो इस समय जो भी कर रहे हैं वो राजनीतिक जीत की तरफ बढ़ने के लिए जो जरूरी है वो किया जा रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी पूरी तरह से आप देखेंगे मीडिया से गायब है, उनको कहीं आप मेन स्ट्रीम में नहीं दिख रहे हैं। अलग अलग चूंकि मुलायम सिंह जो एक मजे हुए पॉलिटिशियंस थे, ये अलग बात है, वो जातिवाद के बहुत बड़े वो थे, मैं उस तरह से वो देखता, लेकिन एक पॉलिटिशियन की तरह से अगर स्टडी करना है तो वो एक चीज बहुत बढ़िया कहते थे, जो कहते थे पर्चा, चर्चा और खर्चा, यही तो 3 पॉलिटिक्स की बातें हैं। तो ना आप पर्चे में दिख रहे हैं, ना आप चर्चा में हैं। खर्चा तो चलो जो भी आप कर रहे होंगे, कुछ लोगों पे वो जो सेलेक्ट हुए जिनके होटल्स के बिल बाद में नहीं दिए, आप जब हार गए, अलग अलग पार्टी मध्य प्रदेश में जो बाद में बिल मांग रहे थे अलग अलग होटलों में, तो वो अलग बात है। लेकिन ये बात हमको समझनी है कि मोदी इस समय अपनी चुनावी रणनीति को अपने मुताबिक और विपक्ष को भी वहीं खड़ा कर रहे हैं जिसके ऊपर से वो छक्का मार सकते हैं। ये अलग बात है। देखिए, अभी तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत सारे लोग अक्सर हमसे जो पूछते हैं, कई सारे दोस्त जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो अक्सर उनके सवाल इस तरह के ज्यादा होते हैं, ये 2004 तो नहीं हो जाएगा, ये 2004 तो नहीं लग रहा है आपको, इसी तरह से हो रहा है, उस समय भी हो रहा था। तो मुझे लगता है कि उस तरह की कोई गुंजाइश नहीं। और चूंकि मोदी ये दिखाकर इस तरह से, ये भी उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, वो इस तरह बेफिक्र बेलौस होकर आपको
भुलावे में डाल रहे हैं, आप और असंतुलित हो रहे हैं, आपको और समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह का गठबंधन अगर आप वहां उम्मीद करते तो कुछ सीटें आपकी निरंतर हो सकता है जीत की सीटें होती जो बंगाल में है या दूसरी जगह पर है। अभी ये भी सुनना है कि किरणमय नंदा के लिए एक सीट मांग रही है समाजवादी पार्टी, उधर से टीएमसी को एक सीट यहाँ मिलेगी सपा के कोटे से। ये सब चीजें ये स्टॉप गेट अरेंजमेंट है, ये कोई व्यापक एक गठबंधन नहीं जो मोदी को रोकने की कोशिश करता। इसके अलावा दूसरा ये है कि आप मोदी आपको ये बिल्कुल निश्चिंत दिख रहे हैं। और कल जानते हैं कि कल जब इतनी तारीफ कर दी थी खट्टर साहब की, तो कल तक तो नहीं था, लेकिन जब सुबह सबको खबर आनी शुरू हुई कि खट्टर साहब को बदला जा सकता है, इस्तीफा दिया जा रहा है, तो आप ये सोचिए कि क्या ये बिना मोदी के लंबी मैराथन मीटिंग के हुआ होगा? क्या उन्होंने पहले से तय नहीं किया होगा? और ये कब हो रहा है? इतनी बड़ी घटना हुई, एक राज्य के महागठबंधन टूट गया है, मुख्यमंत्री बदल दिया गया है, सब चीजें हो गई, और आपको देखेंगे कि वो आराम से अपने काम पे लगे हुए हैं और अलग अलग चीजें हैं। मतलब किसी और पार्टी में होता तो आप ये सुनते कि उसने 5 आदमी उधर पहुंच गए हैं, उसके घर बस पहुंच गई है, विधायक यहाँ भाग रहे हैं, कुछ नहीं, पहले से तय है। और आप ये देख रहे हैं, तो ये जो मोदी दिखा रहे हैं ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। कभी आप खूबसूरत पारी देखते होंगे सचिन तेंदुलकर की, जब वो अपने रो में होंगे, बल्कि मुझे विनोद कांबली की बैटिंग का स्टाइल बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं खेले, इसीलिए हमको कहना पड़ेगा सचिन तेंदुलकर अपनी फॉर्म में जब खेलते थे, उसी तरह से मोदी इस वक्त राजनीतिक पिच पर है, या फिर आप इसको रोजर फेडरर का टेनिस का युग कह सकते हैं जो हम लोग राजनीति में देख रहे हैं, मोदी युग। बिल्कुल सही बात आपने कही है और सही उदाहरण आपने दिया है। अनुपम जी, जिस चीज की चर्चा अभी धीरेन्द्र जी ने की कि कल द्वारका में जो समारोह था, वहां तो मनोहर लाल खट्टर के साथ जुड़ी हुई अपनी शुरुआती राजनीति की तमाम कच्ची पक्की बातें बता रहे थे कि वो जमाना था जब दरी पर हम लोग सो जाते थे, उनके स्कूटर पर बैठ करके रोहतक से निकल करके गुड़गांव पहुंच जाते थे, और तमाम तरह की तारीफ उनकी कर रहे थे कि पिछले 9.5 साल में एज चीफ मिनिस्टर उनके नेतृत्व में हरियाणा में किस तरह के बदलाव हुए हैं, किस तरह के विकास कार्य हुए हैं। तब तो शायद खट्टर साहब को भी पता नहीं होगा कि अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है, लेकिन बाद में जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई तो दिल्ली से फोन जाता है खट्टर साहब को, और ये खट्टर साहब ने खुद बताया कि मुझे वहां से बताया गया कि ये फैसला हुआ है और आप ये फैसला विधायक दल की बैठक में सुना दीजिए। तो उन्होंने ही अपने हटाने का प्रस्ताव रखा और विधायक दल ने उस पर मोहर लगा दी, और नए मुख्यमंत्री का जैसे ही ऐलान हुआ तो विज साहब निकल करके वहां से अंबाला के लिए रवाना हो गए एक प्राइवेट गाड़ी में। बहरहाल विज साहब का तो हम रवैया शुरू से देख रहे हैं, वो अपनी धुन के एक अलग ही खिलाड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी में, और भाजपा नेतृत्व उनकी उस धुन का सम्मान भी करता है। ऐसा नहीं है कि चिढ़ करके उनको बाहर का रास्ता दिखाए या कोई पनिशमेंट वाली बात करे, उनकी जो सीनियरिटी है उसका वो सम्मान भी करते हैं, उनके खरेपन का, खांटीपन का भी वो सम्मान करते हैं, ये हमेशा हमने देखा है। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आमतौर पर तो ये धारणा है कि युद्ध से पहले सेनापति नहीं बदले जाते हैं, लेकिन सेनापति बदल दिया, और दांव पेच भी ऐसे कि अब जब ये 2 सीटें मांग रहे थे, भिवानी वाली और हिसार वाली, दुष्यंत चौटाला, तो बीजेपी ने कह दिया कि भाई पिछली बार हम 10 की 10 सीटें जीते हैं, हम आपको 2 सीटें कैसे दे दें, अपनी जो जीती हुई सीटें हैं वो आपको कैसे दे दें। अब वो भी लड़ेंगे, ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली आईएनएलडी भी लड़ेगी, यानी अभय चौटाला की पार्टी भी लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी भी लड़ेगी, यानी जाट वोट जो हैं वो जाट लैंड में 3 जगह बटेंगे। और जो नॉन जाट राजनीति इस समय कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसकी बल्ले बल्ले है। तो जो ये चर्चाएं चल रही थी कि सोनीपत और रोहतक इस बार कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के हाथ से निकल जाए, तो एक तीर से बहुत सारे निशाने साध लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। बस एक चीज मैं सर से पहले एक बात कह दूं
कि अब से नरेंद्र मोदी जिसकी तारीफ करेंगे कल से वो रात में नहीं सोएगा, बाकी वो बताते रहेंगे हम सोते थे। जी पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी में फैसले यकायक नहीं लिए जाते। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले एक महीने में खट्टर साहब 3-4 बार दिल्ली को आए। जाहिर सी बात है वो इतना जल्दी दिल्ली यूं ही नहीं जा रहे हैं, उनको पहले से इस बात का एहसास रहा होगा। और कल जो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे थे वो जैसे ना ये किसी को फेयरवेल दिया जाता था, वो फेयरवेल दे रहे थे कि साहब बहुत अच्छा काम करते थे, हम लोगों ने बरसों तक साथ काम किया वगैरह वगैरह। बहुत अच्छे आदमी थे। अब वो तो एक अलग जगह कहा जाता है, उसको मैं नहीं कहना चाह रहा। बहरहाल वो फेयरवेल आप समझ लीजिए कि फेयरवेल साहब बहुत अच्छा काम किया, हम लोगों ने एक स्कूटर पे आए गए, 101 स्कूटर पे आए। बल्कि मैं तो ये मानूंगा उन्होंने ये भी बता दिया कि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री 9.5 साल बने क्यों, क्योंकि और तो कोई कारण था नहीं सिवाय इसके कि नरेंद्र मोदी के साथ एक दरी पे सोए थे, और तो कोई उनके मुख्यमंत्री बनने का कोई कारण कोई दुनिया बता नहीं सकता। तो उन्होंने बेसिकली बताया कि खट्टर साहब क्यों मुख्यमंत्री बन गए, बहुत दिन हो गए। अच्छा देखिए, मैं एक बार आपके प्रोग्राम में ही कह रहा था कि जैसे पहले वो चुनाव के पहले एक जो बजट आता था जिसको वोट ऑन अकाउंट कहते थे, जिसको अब अंतरिम बजट कहते हैं, उसमें सरकारें अक्सर करके बहुत ढेर सारे वादे करते हैं, रेवड़ियां बांटती, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले होता है। ये दशकों बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने चुनाव के ठीक पहले एक बजट पेश किया अंतरिम, और उसमें कोई रेवड़ी नहीं बांटी। ये कुछ कहता है, ये कॉन्फिडेंस कुछ कहता है, पहली बात। उसके बाद चुनाव के 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले उन्होंने कितने जमे जमाए वसुंधरा और शिवराज जैसे मुख्यमंत्रियों को हटा दिया, रमन सिंह को चलता कर दिया। तो अपने मतलब एक पूरी जनरेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर्स को हटा दिया, वो भी चुनाव के 2 महीने पहले। ये कॉन्फिडेंस भी कुछ कहता है। फिर चुनाव की पूर्व संध्या पे 9.5 साल से चला आ रहा मुख्यमंत्री आपने हटा दिया, ये कॉन्फिडेंस भी कुछ कहता है। और वो पार्टी जिससे आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के अपनी सरकार चला रहे थे, उसको चुनाव की पूर्व संध्या पे न सिर्फ एकदम दाखिल खारिज कर दिया, बल्कि ये भी कह दिया कि इनके साथ हमारा नाम बदनाम हो रहा था। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत कुछ कहता है। मेरा अपना व्यक्तिगत रूप में मानना है, देखिए ऐसा एक नरेंद्र मोदी 2 पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। पहली बात तो ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों के नाम पे मुझको वोट नहीं मिलता, मेरे नाम पे मुख्यमंत्रियों का वोट मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि लोकसभा चुनाव आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के नाम पर जनमत संग्रह, कोई मुद्दा नहीं, न राम मंदिर, न CAA, न 370, कुछ नहीं। एक उन्होंने अपनी लार्जर देन लाइफ एक उनकी इमेज बन गई है। तो यू आर आइदर फॉर मोदी और अगेंस्ट मोदी। तो अगर आप फॉर मोदी हैं तो आप मोदी में कुछ, मोदी फिर अवतार है, और अगर आप अगेंस्ट मोदी हैं तो फिर भी मोदी क्या है, आप देख ही रहे हैं लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। तो पूरे लोकसभा चुनाव, और मैं बहुत टीवी चैनल्स पे बहुत दिनों से, कई सालों से बात कह रहा हूं कि चुनाव अब एक रेफरेंडम बन गए हैं, फॉर और अगेंस्ट मिस्टर नरेंद्र मोदी, एक जनमत संग्रह बन गए हैं। तो नरेंद्र मोदी इस बात से वाकिफ हैं कि साहब बाकी जितने मुद्दे हैं, फिर CAA है, वो 370 हो, राम मंदिर हो, राशन हो, गैस हो, उज्ज्वला हो, वो सब मुद्दे हैं। पर इन सब मुद्दों को अगर एक सिरे से मिला दिया जाए तो फिर नरेंद्र मोदी बन जाते हैं। तो उन्हें मालूम है कि साहब जितना यकीन उन्होंने कमाया है उसी बात को वो डिस्प्ले कर रहे हैं। और चुनाव की पूर्व संध्या पे अपने एक दिल्ली के सटे हुए राज पे इस तरह मुख्यमंत्री बदलना, वो भी जहां आपका एब्सोल्यूट बहमत ना हो, तो आप समझिए कि मैंने तो पहले कभी देखा नहीं। पुडी साहब आपको अगर याद आता हो, मतलब ये तो बहुत बड़ा रिस्क है और नरेंद्र मोदी इसको साबित कर रहे हैं। एक आखिरी बात मैं इसमें जरूर कहूंगा ओंकार जी, मेरा मानना है कि जिस तरह मैं अक्सर कहता हूं कि अखिलेश यादव हुए और तमाम रीजनल छत्रप हुए, ये 2024 के खिलाड़ी नहीं है, ये अपनी राज्य सरकार 2027 अगले चुनाव की लड़ने विधानसभा के लिए। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं ओंकार साहब, पुडी साहब, नरेंद्र मोदी 2029 का चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 वो मान के चलते के निकल गया। उनकी जो योजनाएं हैं आप देखें, अभी उन्होंने जो कैबिनेट की मीटिंग की, उन्होंने उस कैबिनेट की मीटिंग में यह तय किया कि उनके तीसरे टर्म में पहले 6 महीने में क्या टारगेट हो। जी जी, वो अब, हाँ, आप सोचे कि वो तीसरे टर्म का और वो भी 6 महीने का टारगेट तय किया उन्होंने बाकायदा। वो ये भी बता रहे हैं कि अच्छा, कोई आदमी इस तरह की बातें करता है चुनाव के पहले,
कि बड़े कड़े फैसले लेने वाला हूं, तैयार हो जाइए। तो मतलब आप उनका कॉन्फिडेंस देखें। आप अभी कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है तो समय बताएगा, लेकिन आप उनका कॉन्फिडेंस का यकीन देखें। मैं मान के चलता हूं कि आप जैसे, मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको लगता है कि वो केरल और तमिलनाडु जीतने जा रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ वोट परसेंटेज बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले 5 साल में जितनी बार वो केरल और तमिलनाडु गए, इतनी बार कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जैसा जिला जो आतंकवादियों के नाम से जाना जाता था, 5 साल में नरेंद्र मोदी साहब 4 बार आए। आज तक आजमगढ़ 4 बार रक्षा मंत्री रहते हुए मुलायम सिंह नहीं गए, जब वो आजमगढ़ के सांसद थे। जब वो आजमगढ़ के सांसद थे तब वो 4 बार नहीं गए, और प्रधानमंत्री 4 बार है आजमगढ़। और आजमगढ़ ही नहीं आए, वहां से बैठ के 34,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को उद्घाटन कर दिया। कोई जमाने में बैठ के दिल्ली से बैठ के कोयम्बटूर का बटन दबाया जाता था, वो आजमगढ़ से बैठ के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल मतलब एयरपोर्ट के टर्मिनल का बटन दबा रहे थे। आप सोचिए, आजमगढ़ वालों ने सपने में सोचा होगा कि आजमगढ़ में बैठ के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेगा, पूना का करेगा, लखनऊ का करेगा, रेल लाइंस का करेगा। मतलब आजमगढ़ क्या है भाई, लेकिन उनका अपना एक अंदाज है। तो वो आप देखिए, जितनी बार वो केरल गए, जितनी बार वो तमिलनाडु गए, किसी राज्य नहीं गए। उन्हें मालूम है कि केरल तमिलनाडु में वो ऐसा कुछ, उन्हें मालूम है कि हमको एक एकदम सेट पैटर्न है। वो जानते हैं कि जिस दिन हमारा वोट परसेंटेज 15 क्रॉस कर जाएगा, फिर वहां से हमको कोई रोक पाएगा। और उनकी सारी मेहनत इस बात की है कि 2024 में हम केरल और वहां पहुंच भी रहे हैं लोग। उसके 15 से 20 अगर हमारा पहुंच गया तो 2029 में हम इसको फतेह कर लेंगे। तो वो बेसिकली 2029 का चुनाव लड़ रहे हैं। और 2024, और देखिए बड़ी मजेदार बात तो ये है, और इसको बड़ी आयरनी है, बड़ी विसंगति है, जो चाहिए कह लीजिए, सुना है राहुल गांधी 2034 का चुनाव लड़ रहे हैं। तो मतलब नहीं भाई, उनके थिंक टैंक से निकल के आई ये बात कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं 2034 में प्रधानमंत्री हो जाऊंगा, नरेंद्र मोदी बहुत बुढ़े होके हट जाएंगे और मेरा कोई बात। तो मतलब उनके थिंक टैंक से निकल के आई, अखबारों में छपी, सब जगह आपने देखा होगा पंडित साहब। तो 2024 का तो चुनाव ही नहीं हो रहा है। 2029 लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी, और 2034 लड़ रहे हैं राहुल गांधी। अभी 3-4 पद यात्रा और करेंगे। ये थोड़ा सा मजाकिया लग रहा है, थोड़ा सा हास्यास्पद लग रहा है, पर जो जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज दोनों का नजर आ रहा है, मेरे पास इसके अलावा और कोई तर्जुमान नहीं है उनका। अभी मैं एक हास्य कवि की कविता सुन रहा था, वो बड़े मजे में कह रहे थे कि कांग्रेस में ये मानने वालों की कमी नहीं है कि बैल कभी ना कभी तो दूध देगा। तो ऐसे लोगों की कोई कमी कांग्रेस में अभी भी नहीं है। धीरेन जी, ये आखिर में इस पर जरूर एक टिप्पणी चाहूंगा कि अब चुनाव तो किसी भी समय घोषित हो जाएंगे। मुझे लगता है कि 14 मार्च को दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो जाएगी और उसके बाद एक संयुक्त मीटिंग होगी और फिर ऐलान हो जाएगा। 2019 में तो 11 मार्च को घोषित हो गए थे, इस बार हो सकता है कि 16-17 मार्च को हो जाए। लेकिन इस बीच एक शुक्रवार आने वाला है। जब हम बात कर रहे हैं तो मंगलवार है, बुध और बृहस्पतिवार। और चूंकि CAA लागू हुआ है, हालांकि राज्य सरकारों ने भी और केंद्र सरकार ने भी सोच समझ करके ही फैसले लिए होंगे। और एक टिप्पणी में पढ़ रहा था कि ममता बनर्जी ने यही टिप्पणी की कि जब रमजान शुरू होने वाला था उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही आप इस तरह का फैसला कर रहे हैं। तो फायरी स्पीच देने वाले, भड़काने उकसाने वाले तो बहुत हैं। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के तमाम लोग हैं। आशंका है आपको कि शुक्रवार को कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई आशंका नहीं है। वो सिर्फ टेस्ट करके देखते रहते हैं, टेस्ट करके उनके लोग वो टेस्ट करते हैं, कुछ लोग सिस्टम में उनको, ये एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि चूंकि हम ही सच नहीं बोलेंगे, इस डर से नहीं बोलेंगे कि हमको कम्युनल कह दिया जाएगा या हमको कहा जाएगा, तो फिर सच का कोई मतलब नहीं रह जाएगा किसी के लिए भी। कोई भी चीज नहीं, हम लोगों पर जिम्मेदारी आयद होती है जब हम लोग इस तरह बैठते हैं। मुझे लगता है कि अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा ममता बनर्जी ने कहा कि हमको शांत रहना है, हमको शांत रहना है, तो दूसरी जगह है। लेकिन अगर कोई अचानक कहीं से, क्योंकि देखिए इस देश में सारी दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS, AQIS
अलकायदा जो है खुरासान प्रोविंस के लिए जो अलग से बनाया गया था, इसके अलावा PFI जो कि सीधे तौर पर जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उसकी औरत संतानें हैं। ये तमाम दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों के लोग आपके यहाँ न केवल पकड़े जा रहे हैं, उनको सजाएं हो रही हैं और उनके षड्यंत्र खुल रहे हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त भी रामेश्वर कैफे का वो संदिग्ध आतंकी फरार है, उसको पकड़ नहीं पाई है पुलिस। तो आपको कोई अचानक अगर कोई कर देता है, क्योंकि भीड़ इकट्ठी होती है और उम्मा के नाम पे बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि लगातार फिलिस्तीन के लिए बहुत यहाँ रोया गाया जा रहा है, जबकि उसका कोई यहाँ से सीधा तेर पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ जितने भी मुस्लिम्स हैं वो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, उनका अरब रिश्ता नहीं है। बाकी टर्क की जीत के बाद यहाँ इस्लाम आया था, अगर हम लोग देखें, क्योंकि अरब की लड़ाई तो जो उमैया खिलाफत है वो नवसारी में ही खत्म हो गई थी, जब उनको नागभट्ट और सहयोगी ने बहुत बुरी तरह हराया था और खत्म कर दी थी वो खिलाफत जो अरबिक के पास थी। तो मुझे लगता है कि वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि तमाम सरकारें और मुख्यमंत्री और वो जिस तरह के अंदाज से बात की गई है, चाहे वो आपने देखा कि आसाम के मुख्यमंत्री हों, उससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो सबसे सहज सौम्य दिखाई देते थे, उन्होंने भी जो बनभूलपुरा में कार्रवाई की है वो बहुत तरह से तो उस पर एक्शन हुआ, उनको छोड़ा नहीं गया। तो ये लगता है कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी, लेकिन मैंने फिर कहा PFI और स्प्लिंटर्स ग्रुप, सिमी ग्रुप और बाकी तमाम वो जो ग्रुप हैं वो कुछ भी ऐसे समय पे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव पास में है, इंटरनेशनल मामले हैं, वो चाहते हैं। आपको याद होगा कि ये किस लेवल तक पहुंची हुई है साजिशें। मुझे लगता है कि लोग बोलते हुए भी शर्माते होंगे, क्योंकि उन्होंने ये किया कि आप इतने गंदगी कर दो कि लोग खुद ही बोलने में शर्माने लगे। वरना आपको याद होगा शर्जिल की जो बातें थी, जो दंगे से पहले, याद होगा उमर खालिद की बातें थी, और साथ ही वो मौलाना जो ये कह रहा था कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर फर्क पड़ता है अगर आप दंगे करेंगे, और चूंकि अमेरिकन राष्ट्रपति आ रहे तो दंगों का फर्क इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट कम आएगा। तो जो इतने बड़ी आइडियोलॉजी को, जो स्ट्रेटजी बदलते हैं, गोल नहीं बदलते, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जी जी, अनुपम जी कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल एकदम एकदम पक्की स्ट्रैटेजी है। और वो आप देखें जिस समय वो चिकन नेक की बात करते हैं तो वो तो बाकायदा एकदम वो जो मौलाना कह रहे थे वो एक आइडियोलॉग की बात कर रहे थे, पर यहाँ तो हम लोगों को चिकन नेक बन के भारत का हिस्सा काटते हुए देखते हैं। और यहाँ तो अभी इस तरह की वीडियोस आएंगी, साहब हमको मेरठ से लेके दिल्ली तक एक राज्य अलग दे दीजिए, फिर जो चाहिए कीजिए। तो दे आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट अनदर पार्टीशन। तो वो तो एक बड़ी अजीब से हालात है। आप और देखिए एक बात जान लीजिए ओंकार जी, मैं थोड़ा सा दुख के साथ कह रहा हूँ कि कोई कुछ कह ले और कोई कुछ कर ले। अंग्रेजी में कहावत है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, यानी जनसंख्या ही भविष्य है। मैं इसमें कुछ और जोड़ने में असमर्थ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी और धीरेन जी, आप लोगों ने इतना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।